नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम हमारी तीसरी क्लास लेके आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, इसमें मेन फोकस होगा टॉपिक्स पे। पर्ट सीपीएम, शॉर्ट एनालिसिस, इन्फिल्मनेट के सोल और इन्फोपोर्ट, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कॉलन क्लासिफिकेशन, इफ्ला और सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। इनसे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगी, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, आरपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, केवीएस लाइब्रेरियन या इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो लाइब्रेरी से रिलेटेड, इन सब के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, स्लैक टाइम का कंसेप्ट किससे जुड़ा है, यानी स्लैक टाइम की अवधारणा किससे जुड़ी है। तो देखो, इसका आंसर होगा पर्ट सीपीएम। चलो हम देख लेते हैं इसका। क्यों पर्ट पर्ट से क्यों जुड़ा है ये? क्योंकि स्लैक टाइम को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, स्पेयर टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई काम करना है, उसके अंदर हम थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं जिस काम में कि उसके फाइनल उस काम को कंप्लीट होने में कोई टाइम वेस्ट ना हो, उसे बोलते हैं सिलेक्ट टाइम। देख लीजिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, जैसे कि अभी select time in project management is the amount of time a task can be delayed without affecting the project's overall completion date or other deliverables। हिंदी में पढ़ें तो परियोजना प्रबंध में सुस्त समय वह समय है जब किसी कार्य को परियोजना की समग्र समाप्ति तिथि या अन्य डिलीवरेबल्स को प्रभावित किए बिना विलंब किया जा सकता है। मतलब वो जो टाइम स्पेयर टाइम बच रहा है हमारे पास, हम उसका थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। वो टाइम सेलेक्ट टाइम या स्पेयर टाइम होता है। जैसे किसी काम को करने के लिए निर्धारित किया 2.5 घंटे, उसमें आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं और आपने शुरू के आधे घंटे में 4 चैप्टर पढ़ लिया और वो 5वां चैप्टर है वो 20 मिनट का है, तो बाकी का जो बच गया वो आप उतना देर रेस्ट करके फिर 20 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। वो ऐसे आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम चलते हैं, पर्ट क्या होता है। पर्ट की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। किसने दिया इसको? लोखंड एयरक्राफ्ट एंड यूएस नेवी ने मिलकर बनाया। कब? 1958 में। पर्ट का यूज किसी भी कार्य को जल्द से जल्द करने में के लिए किया जाता है। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? एक तो प्लानिंग होती है पहले किसी काम करने के लिए, उसके बाद उसको डिजाइन करेंगे, उसके बाद शेड्यूल करेंगे कितने काम में कितना, कितने टाइम में कितना काम हो गया हो, मतलब कंप्लीट हो जाए, ऐसे उसको शेड्यूल किया जाएगा। और कंट्रोलिंग का मतलब ये होगा कि अगर काम थोड़ा डिले हो रहा है तो उसको कैसे ज़्यादा लोग लगा के या कैसे भी किस तरीके से हम उसको निर्धारित समय में या जो शेड्यूल्ड टाइम है उसमें कम काम पूरा किया जा सके, इसलिए एक सुपरवाइजर होगा उसमें। ठीक है, ये है पर्ट। किसके अंदर आता है? तो ये आता है चेंज मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, ये पर्ट क्या है? यह टाइम एस्टिमेशन टेक्निक है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या नाम है, पर्ट क्या है? टाइम एस्टिमेशन टेक्निक है। कब दिया गया? तो 1958 में दिया गया। इसका यूज क्यों किया जाता है? कि काम को करने में कितना टाइम लगे उसको शेड्यूल करने में। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी किसी काम की, फिर उसको डिजाइन करना है कि किस तरीके से होगा, फिर शेड्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे उस बड़े काम को, फिर इतने इतने समय में ये टास्क पूरा हो जाना चाहिए, इतने समय में ये टास्क पूरा हो जाना चाहिए, और उसके बाद में उसको एक सुपरवाइजर भी होगा वो काम करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस याद हो। जैसे कि पर्ट क्या है? एक सिस्टम एनालिसिस टेक्निक है। किस चीज़ को एनालाइज करता है ये सिस्टम में? टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर। किसी काम को करने के लिए, प्रोग्राम को करने के लिए टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर को एनालाइज करने की एक टेक्निक है। क्या है? पर्ट। ठीक है दोस्तों, तो चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्ट के बाद में सीपीएम आया। सीपीएम को किसने डेवलप किया? तो आपको पता होना चाहिए, आर वॉकर
और JME केली, ये इनकी कंपनियां हैं। आर वॉकर कहाँ काम करते थे? ड्यू पॉइंट में। और जेम्स आर केली कहाँ काम करते थे? रेमिंगटन रैंड कंपनी है उसके अंदर काम करते थे। इन दोनों ने मिलके क्या किया कि CPM की अवधारणा दी। CPM का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि CPM की फुल फॉर्म क्या है, तो क्रिटिकल पाथ मेथड है। किस किस ने डेवलप किया? आर वॉकर, जो कि ड्यू पॉइंट कंपनी में काम करते थे, और जेम्स ई केली कहाँ काम करते थे? रेमिंगटन रैंड में। अब CPM क्रिटिकल पाथ मेथड क्या करता है? एक्टिविटीज को शेड्यूल करने का एक एल्गोरिथम है। समझ गए आप? CPM है जो एक्टिविटीज है उसको शेड्यूल करने का एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होता है, कि मतलब सेट ऑफ एक कैलकुलेट करके अपने को बता दे कि भाई इतने समय में ये एक्टिविटी हो जानी चाहिए, उसको सेट करने का एक रूल है। ये पूछा जा सकता है CPM क्या है, तो एक्टिविटीज को शेड्यूल करने का एक एल्गोरिथम है। और इसके अंदर क्या होता है कि एक क्रिटिकल पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड है ना, इसमें क्रिटिकल पाथ किसको कहा जाता है? तो लॉन्गेस्ट पाथ को बोला जाता है क्रिटिकल पाथ। ठीक है। आलोचनात्मक पथ कौन सा होता है? इसमें मैनेजमेंट में जो सबसे लंबा पाथ होगा उसे बोला जाएगा क्रिटिकल पाथ। ये एग्जाम में आया हुए हैं सारे पॉइंट्स, तो इसलिए तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्ट पर्ट और CPM हमने पढ़ लिया। आजकल हम दोनों को मिला के किसी काम को करने के लिए दोनों को एक साथ यूज करके हम इनको क्या करने लग गए हैं? यूज करने लग गए हैं। तो इसमें पर्ट CPM में किस किस की बात होती है? पर्ट में CPM में होती है एक्टिविटीज, और पर्ट में होती है इवेंट्स। तो इवेंट्स और एक्टिविटीज और इवेंट्स की बात होती है किसमें? पर्ट CPM में। इसमें एक्टिविटी क्या करती है? रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। इसका सिंबल ये आगे की साइड फॉरवर्ड ये एरो होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने बना के दिया। अब जैसे कि इवेंट क्या है? इवेंट रिसोर्सेज को यूज नहीं करती, इसलिए इसका सिंबल क्या है? ओ या जीरो मान लो, क्या है? सर्कल है इसका सिंबल। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब स्वॉट एनालिसिस, उस ऑप्शन के अंदर स्वॉट एनालिसिस भी दे रखा था। तो स्वॉट एनालिसिस का क्या है? स्वॉट एक टूल है। ठीक है, किसने दिया इसको? अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि स्वॉट एनालिसिस में S मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, O मतलब अपॉर्चुनिटीज, और T मतलब थ्रेड्स। अब देखना कि कोई भी कंपनी है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी या कुछ भी करेगी, तो उसको स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए उसका अपना खुद का, और वो करती भी हैं। जैसे कि स्वॉट S फॉर स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ पे उसको काम करना चाहिए। दूसरा है W फॉर वीकनेस, वीकनेस पे उसको अपना काम करना चाहिए। स्ट्रेंथ और वीकनेस पे खुद काम कर सकता है। अपॉर्चुनिटी पे, अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी हमें, तो अपॉर्चुनिटी। और थ्रेट मतलब दूसरे जो भी उसके कंपटीटर्स हैं उनसे उसको थ्रेट रहेगा, मतलब वो अपने प्रोडक्ट पे अच्छा काम करना चाहिए उनको, ताकि वो क्या करे और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, ताकि उसके कंपटीटर उससे आगे ना जा पाएं। इसलिए ये थ्रेट हो गया। ठीक है, अब इनमें सबसे मेन चीज़ क्या है? अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना और अपनी वीकनेस पे काम करना, ये दोनों इंटरनल मैटर हो गए किसी कंपनी के। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर से ही मिलेगी इंसान को, खुद के अंदर से तो मिलेगी नहीं। ऐसे ट्रीट भी किसी बाहर वाले से ही होगा, मतलब किसी दूसरी कंपनी उससे कॉम्पिटिटर से ही इनको क्या थ्रेट होगा। तो इसलिए थ्रेट और अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, और स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर हो गए। ये 2023 में KVS में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि भाई स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन सा फैक्टर है स्वॉट एनालिसिस का, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये इंटरनल फैक्टर होता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ये व्हाट आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट विश्लेषण के आंतरिक कारक क्या हैं? देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, वीकनेस एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स।
अब देखो, अभी हमने देखा था इसका आंसर होगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इंटरनल फैक्टर। देखो यहाँ पे हमने किया था ना, इंटरनल फैक्टर्स का क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसका आंसर है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स इज क्रिटिकल इन सीपीएम। सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, पहले ये पूछ सकता है। सीपीएम की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड, और इसके अंदर लॉन्गेस्ट रूट, क्रिटिकल रूट कौन सा होता है, क्रिटिकल रूट होता है लॉन्गेस्ट रूट। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो सबसे लंबा रास्ता होगा किसी काम को करने का, वही उसका आलोचनात्मक पथ या फिर क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। देखो क्रिटिकल पाथ मेथड को किसने दिया था, रिवाइज कर लीजिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप याद होनी चाहिए। आर आर वॉकर और जेम्स ई केली ने दिया था। आर आर वॉकर कहाँ काम करते थे, ड्यू पॉइंट में, और जेम्स ई केली कहाँ काम करते थे, रेमिंगटन रैंड में। और सीपीएम क्या है, एक एल्गोरिथम है एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करने का। ठीक है, और लॉन्गेस्ट पाथ को ही बोलते हैं क्रिटिकल पाथ, मतलब सबसे लंबे रास्ते को ही बोलेंगे। किसी काम करने को करने के तरीकों में से सबसे लंबा तरीका होगा, या लंबा पाथ होगा, उस लंबा रास्ता होगा करने का, उसको ही क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पर्ट भी तुम्हें याद, पर्ट और सीपीएम दोनों याद होगा तुम्हें, क्योंकि पर्ट और सीपीएम दोनों में एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के लिए बात की जाती है। और एक्टिविटीज़ का सिंबल, एक्टिविटी क्या करता है, रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, इसलिए इसका सिंबल होता है एरो, फॉरवर्ड एरो होगा ऐसे। ठीक है, और इवेंट्स में क्या है, इवेंट्स रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता, इसलिए इसका सिंबल सर्कल है, मतलब जीरो है। रिसोर्सेज को जीरो वो करता है ये, इसलिए तुम्हें याद रहेगा, यूज करता है तो इसलिए जीरो यूज नहीं करता, मतलब जीरो है, इसलिए सर्कल याद रह जाएगा आपको। ठीक है, स्वोट एनालिसिस क्या है, स्वोट एनालिसिस एक टूल है जिससे कंपनी अपनी स्ट्रेंथ या वीकनेस को पहचानती है, अपने वो इस मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है। अब इसके अंदर कैसे होगा, यह एक टूल है, इसको किसने दिया, अल्बर्ट हम्फ्री ने दिया। एस फॉर स्ट्रेंथ और वीकनेस ये अपने अंदर ही होता है, और ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये हमें बाहर से मिलता है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इन क्लासिफिकेशन स्कीम, विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड इन इन्फोपोर्ट ऑफ इन्फ्लिबनेट। सबसे पहली बात है कि तुम्हारे मन में ये आना चाहिए, देखो इन्फ्लिबनेट में के इन्फोपोर्ट में किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया गया। कॉलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन का, यूडीसी का, डीडीसी का और आरआईसी का। सोचिए क्या इन्फ्लिबनेट नेट के इन्फोपोर्ट में किस वर्गीकरण योजना का उपयोग किया गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन जिसे रंगनाथन जी ने दिया था, 6th एडिशन कब आया था, 1960 में, और इसका रिप्रिंट आया था 1963 में। यूडीसी को यूडीसी यूज होता है, डीडीसी यूज होता है, या आरआईसी यूज होता है। यूडीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी की डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, आरआईसी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इनमें से आप बताओ कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों डीडीसी। इन्फ्लिबनेट में डीडीसी का यूज होता है, इन्फ्लिबनेट के इन्फोपोर्ट में डीडीसी का यूज होता है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इन्फोपोर्ट क्या है। यह एक इंडियन स्कॉलरली जर्नल्स का या मटेरियल्स का क्या है, ये सब्जेक्ट गेटवे है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है ये कई एग्जाम्स में। इन्फोपोर्ट क्या है, एक सब्जेक्ट गेटवे है, वो भी किसके, इंडियन पब्लिकेशंस का। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में, आगे स्लाइड में आपको मैंने सब कुछ दे रखा है कि भाई इन्फोपोर्ट क्या है। इन्फोपोर्ट है सब्जेक्ट गेटवे फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज। ठीक है, अब इन्फ्लिबनेट क्या है, इन्फ्लिबनेट है इन सबसे पहले क्या हुआ कि पहले कोई भी यूनिवर्सिटीज आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म है,
तो उनको एक नेटवर्क में जोड़ने के लिए इसको बनाया गया। इन्फिलिपनेट की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। इसका सेंटर कहाँ है? गांधीनगर में। यह एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त पोषी। ठीक है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। तो तुम्हें ये याद रखना है इन्फ्लिबनेट कहाँ स्थित है। इन्फ्लिबनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गांधीनगर में है। और किसके अंडर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिसका पुराना नाम पहले था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, MHRD बोला जाता था इसको, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इन्फ्लिबनेट को कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 27 फरवरी 2021 को यूजीसी के द्वारा क्या किया गया? इसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसको स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट कब बना दिया गया? 16 मई 1996 को। अब आपको ये पूछे कि इन्फ्लिबनेट किसकी पहल पे किसके कहने पे या किसके अंडर में बनाया गया? तो यूजीसी के अंडर में बनाया गया। एक कमेटी बनाई थी, यशपाल कमेटी, 1990 या 91 में। तो उस उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया। अब इंडिपेंडेंस क्या है? इंडिपेंडेंट कब हुआ ये? तो 16 मई 1996 को इसको फिर इंडिपेंडेंट कर दिया गया। 91 से 96 तक ये बीच में क्या यूजीसी के अंडर काम कर रहा था, फिर इसको स्वतंत्र प्रभाव दे दिया गया। ठीक है। चल, और इन्फोपोर्ट क्या है? याद रहना चाहिए आपको, सब्जेक्ट गेटवे है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें कौन से क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है? तो डीडीसी का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द डेफिनेशन नॉलेज इज द सम टोटल ऑफ सिविलाइजेशंस प्रिजर्व्ड नॉलेज। ज्ञान सभ्यता की संरक्षित जानकारी का कुल योग है की परिभाषा किसने दी? एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। हु गेव द डेफिनेशन नॉलेज इज द सम ऑफ सिविलाइजेशंस प्रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन। ज्ञान सभ्यता की संरक्षित जानकारी का कुल योग है। कोई भी सभ्यता है उसके अंदर संस्कृत जानकारी का कुल योग ही ज्ञान है। ऐसा किसने कहा? नील मेघन जी ने कहा था, PN कोला ने कहा, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने कहा, या JH सेरा ने कहा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने कहा था। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय TQM? TQM की फुल फॉर्म क्या होती है? TQM का पूरा नाम क्या है? TQM से आप क्या समझते हैं? तो टोटल क्वेश्चन मेथड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ क्वेश्चन मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ क्वेरी मेथड। यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके RPSC के सेकंड ग्रेड में एग्जाम में ही आया था शायद ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्वेश्चन भी RPSC के सेकंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। व्हाट आर ईमेल, यूजनेट, ग्रोफर, WAISY सर्विसेज? ये कैसी सर्विस हैं? ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, यूजनेट, गोफर, यूजनेट से और वैस, ये चीज़ें, ये कैसी सर्विस हैं? इंटरनेट सर्विस हैं, या फिर डॉक्यूमेंटेशन सर्विस हैं, रेपोग्राफी सर्विस हैं, या ट्रांसलेटिंग सर्विस हैं? तो दोस्तों देखो, इससे तो साफ ईमेल इंटरनेट के यूज से होता है। यूज नेट से क्लियर है कि नेट का यूज करेंगे। अगर दो में आप कंफ्यूज्ड भी हो तो ये दो चीज़ें तो हैं ही हैं। तो इनका आंसर होगा इंटरनेट सर्विसेज हैं ये दोनों। ये सारी इंटरनेट सर्विसेज हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इंटरनेट सर्विसेज। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। RFID टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर। RFID एक टेक्नोलॉजी है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसके फुल फॉर्म होती है। तो सॉरी, ये आगे बढ़ गया था। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये किस में काम आता है? तुम्हारे कैटलॉगिंग में काम आता है, या फिर एक्विजिशन सेक्शन में काम आता है, सर्कुलेशन सेक्शन में काम आता है, या रेफरेंस सर्विस में काम आता है? तो दोस्तों
अब बताइए, इसमें एक बार फिर से देखिए, ये तो शायद आपको दिख ही गया होगा आंसर। तो आंसर है सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी में एक स्कैनर लगा होता है, उसको स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है कि तो RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यूज किया जाता है वहाँ पे जब बुक का लेन देन होता है। सर्कुलेशन सेक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब ये किसने कहा? हु स्टेटेड दैट टू प्रोवाइड राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक उपलब्ध कराना, ये किसने कहा था? LR मैककोलविन साहब ने कहा, मेलविल डेवी साहब ने कहा, SR रंगनाथन जी ने कहा, या ड्रूरी साहब ने कहा? सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक उपलब्ध कराना, ये क्वेश्चन लगभग जितनी भी एग्जाम है इंडिया में लाइब्रेरी साइंस की, उनमें सब में कभी ना कभी जरूर आया है ये क्वेश्चन। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए, इसका आंसर है ड्रोरी साहब ने। अब आपको पूछ ले, ड्रोरी साहब ने कब कहा? तो 1930 में एक बुक आई थी उनकी, बुक सिलेक्शन नाम की, उसमें कहा गया। ये कैसा सिद्धांत है? तो बुक सिलेक्शन का सिद्धांत है दोस्तों। बुक सिलेक्शन के लिए इनने कहा था कि सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक उपलब्ध कराना। ठीक है, ये किस बुक में कहा? बुक सिलेक्शन में। कब आई थी ये बुक? 1930 में। या फिर ऐसे बोले, ये स्टेटमेंट कब दिया था? 1930 में। कब किसने दिया? तो ड्रोरी साहब ने दिया था। ठीक है। अब आगे है SOUL स्टैंड्स फॉर। SOUL की फुल फॉर्म क्या है? SOUL सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है, सॉफ्टवेयर फॉर अंडर डेवलप्ड लाइब्रेरीज है, सॉफ्टवेयर फॉर अर्बन लाइब्रेरीज है, या सॉफ्टवेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट लाइब्रेरीज है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि सोल एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जिससे सारे लाइब्रेरीज कनेक्टेड रहती हैं और जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए काम करती हैं। जैसे इसका पहला वर्जन कब आया था? तो 2000 में आया, सोल 1.0 के नाम से। ठीक है। जो कब आया था? जब इन्फ्लिबनेट, ये सोल भी बनाया जाता है किसके द्वारा? इन्फ्लिबनेट के द्वारा, जिसका सेंटर कहाँ है? हमने बात की थी गांधीनगर में। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1991 में कहा। और इसको इंडिपेंडेंट कब बना दिया गया? 1996, 16 मई 1996 में बना दिया गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक नाम लेते ही याद आनी चाहिए। सोल पहले, सबसे पहला कब आया? कैलिबर 2000 हो रहा था, इन्फ्लिबनेट का एक प्रोग्राम चलता था जिसको कैलिबर के नाम से जानते थे वो। तो उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया था, सोल 1.0 को। उसके बाद सोल 2.0 कब आया? सोल 2.0 आया 2009 में, जनवरी 2009 में। और सोल 3.0 अभी लेटेस्ट वर्जन है जो चल रहा है, वो कब आया था? फेब 2021 के अंदर आया था वो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सोल 1.0 कब आया? कैलिबर 2000 में आया। सोल 2.0 कब आया? 2009 में आया। सोल 3.0 जो लेटेस्ट वर्जन है वो कब आया? 2021 में आया। और ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? तो इन्फ्लिबनेट के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू रिप्रेजेंट टाइम पीरियड 1987, मतलब 1987 टू 2019 इन कॉलन क्लासिफिकेशन? ये भी RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो देखो कि ये ऐसे बोला गया है कि समय दे रखा है लाइव की किसी क्लास कहीं पे 1987 से लेके 2019 तक का समय दे रखा है तुम्हें। तो इसको कॉलन क्लासिफिकेशन में आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या प्रदर्शित करेंगे? तो क्या 1987 और एरो की फॉरवर्ड एरो 2019 होगा, या 2019 टू वन 1987, ऐसे N87 और P19 होगा, या P19 अपोस्ट्रोफी डैश N87 ऐसे होगा? तो कैसे होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। अभी मैं बताता हूँ क्यों। इसका आंसर है ये। चलिए, जैसे कि ये टाइम आइसोलेट है लाइब्रेरी इसका कॉलन क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है टाइम आइसोलेट। कितने, शायद 2 पॉइंट कुछ नंबर पेज पे है, मेरे को पेज नहीं याद है। तो इसके अंदर बोल रखा है
कि 1900 को रिप्रेजेंट करेगा एन, ऐसे ही जैसे कि ये सबसे पहले दे रखा है ना, ये ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कि के करेगा 1600 को, एल करेगा 1700 को, एम करेगा 1800 को, एन करेगा 1900 को और पी करेगा 2000 को। ऐसे ही है। और शायद अपना क्वेश्चन था 1987 से लेके 2019 तक का, तो एन हो गया 1900 को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद बच गया 87, और आगे जा रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं तो ये हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, 2019 था तो पी 19, तो ये बनेगा। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम 1987 से लेके 2019 को कॉलन क्लासिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ऐसे। अब आगे एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क इज अ कोर एक्टिविटी ऑफ। ये केवीएस या DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये तो एक अलग प्रोग्राम था इनका। दूसरा है इंटरनेशनल मार्क किसने दिया, ऐसे भी पूछ ले तो सेम क्वेश्चन होगा। पहला ऑप्शन है इफ्ला ने दिया, दूसरा दिया यूनेस्को ने दिया, तीसरा दिया OCLC ने दिया, तो और चौथा दिया ALA ने दिया। तो कौन सा होगा इसका आंसर, बताइएगा, सोचिए। तो इसका सही आंसर होगा इफ्ला। देखो इसका सही आंसर होगा इफ्ला। इफ्ला ने क्या किया, UBC मतलब यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसने दिया, इफ्ला ने दिया। दूसरा दिया इंटरनेशनल मार्क किसने दिया, ये भी इफ्ला ने दिया। और एक और इनका प्रोग्राम है UDC, ये भी इफ्ला का ही प्रोग्राम है, जो अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है लेकिन आगे मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक है, जैसे इस्टेब्लिश्ड कब, UBC कब स्टार्ट हुआ था, क्या आप मुझे बता सकते हैं। UBC स्टार्ट हुआ था जुलाई 1974 में, और इसको बंद भी कर दिया गया। बंद कब किया गया, 1 मार्च 2003 को इसको रोक दिया गया, इसका इस प्रोग्राम को। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ऐसे यूएपी और यूबीसी दो प्रोग्राम हैं इसके। ठीक है, यूबीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ही यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये कब स्टार्ट हुआ, 1974 में। और इसको भी सीधे एक साथ ही किया गया, यूएपी और यूबीसी को 1 मार्च 2003 को। वो यूडीपी एक बार आप कैंसिल कर देना, वो शायद मैंने गलती से बोल दिया वहाँ पे। और इसको देखो, इस यहाँ करेक्शन कर लेना, ये है 1976 से पब्लिकेशन इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ 1976, ये कुछ ये एरर रह गया यहाँ पे, ये हटा नहीं पाए हम पीपीटी के अंदर। आगे से हम ध्यान रखेंगे। इसका स्टार्ट कब किया गया था, तभी मैं सोचूं ये हुआ कैसे ऐसे। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था यूएपी का, 1976 में। सीज कब किया गया, 2003 में। यूबीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, कब आया, 1974 में। और यूएपी यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन, ये कब है, 1976 में। और इन दोनों को बैन कब कर दिया गया, 2003 में। ये किस, यूएपी और यूबीसी किसकी वो कोर एक्टिविटी हैं, तो ये हैं इफ्ला की। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन इन फैसेट फॉर्मूला ऑफ ओ लिटरेचर, पी फैसेट डिनोट्स टू विच टर्म। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार साहित्य में दिए गए पक्ष सूत्र में पी फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है। इसका फैसेट फॉर्मूला हमें दे ही रखा है दोस्तों, आप एक बार देखें ध्यान से तो। ओ पी मतलब कोमा,
ओ मेन क्लास हो गई, और पी मतलब पहली पर्सनैलिटी मेन क्लास के साथ बिना योजक चिन्ह के आती है, तो ओ पी हो गया, फिर कोमा P2, फिर P2 के बाद में कोमा नहीं है, P3 हो गया, फिर कोमा है P4। तो यहाँ पे P1 किसको रिप्रेजेंट करता है, P2 किसको करता है, P3 किसको करता है, P4 किसको करता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। तो आपको एक तो लिटरेचर की मेन क्लास का फैसेट फॉर्मूले के एलिमेंट्स याद होने चाहिए, एक लाइब्रेरी साइंस के, और एक एजुकेशन के, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहोगे आप इसलिए, और एक हिस्ट्री के। ये तीन चार हैं, इनके तो तुम्हें याद होने चाहिए कि भाई फेसेट फॉर्मूला और इनके किस किस एलिमेंट को कहाँ से आएगा और क्या क्या करता है, ये डिनोट करता है। और अगर आपको प्रैक्टिकल क्लासेस देखनी है कॉलन क्लासिफिकेशन की, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, हमने बहुत अच्छे से डीप समझाया है हर एक पॉइंट को, कुछ पॉइंट छोड़ा नहीं है, तो उस पर आप देख सकते हैं जाके। जैसे कि अब ये यही हम देखो उसी प्लेलिस्ट की चौथे नंबर की क्लास का ये हमने लिया है, अभी देखना आप। देखो जैसे कि ये मेन क्लास ओ के बारे में था, तो मेन क्लास ओ में क्या दिया गया है, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंग्वेज को, P2 फॉर्म को कि किस टाइप का है वो, P3 ऑथर को, और P4 वर्क को। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पी के बारे में पूछा है, मतलब जो सबसे पहले यहाँ पे है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में पूछा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए यहाँ पे लैंग्वेज को, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्वेश्चन है, विच वाट BT सिंबल डिनोट्स इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कब आई है, ये उसके अंदर BT किसको डिनोट करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो BT किसको डिनोट, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स में प्रयुक्त BT प्रतीक क्या दर्शाता है, सोचिए। ब्लॉक टर्म को समझाता है, बेस टर्म को समझाता है, ब्रॉडर टर्म को समझाता है, या बैक टर्म को समझाता है, इनमें से किसको समझाता है, BT सिंबल किसको दर्शाता है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर है ब्रॉडर टर्म। BT स्टैंड्स फॉर ब्रॉडर टर्म। इसको अभी देखिएगा, इसमें से हर एक चीज़ क्वेश्चन पूछी गई है किसी न किसी एग्ज़ाम में। देखो मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लगाया है कि ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए। तो चलिए अभी चलते हैं, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग कब आई थी सबसे पहले, फर्स्ट एडिशन आया 1923 में, किसने दिया, ME सीयर्स या मिनी अर्ल सीयर्स ने इसको दिया। इट इज स्टैंडर्ड thesaurus of subject terminology for small and medium sized library in 1923। इसका मतलब ये है, यह 2023 से छोटे और मध्यम आकार के पुस्तकालयों के लिए विषय शब्दावली का मानक थिसॉरस है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये एक तो सबसे पहले आपको समझने लायक बात ये है कि ये 1923 में इसका फर्स्ट एडिशन आया, किसने दिया, मिनी अर्ल सीयर्स ने दिया। और तीसरी बात ये है इसमें कि ये छोटी और मध्यम आकार की जो लाइब्रेरी पुस्तकालय हैं उनके लिए इसको बनाया गया, या उनके लिए इसका यूज होता है। बड़ी लाइब्रेरी के लिए क्या होता है, तो इसके साथ दूसरी एक और आती है LCSH, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, वो यूज होती है कहाँ पे, बड़ी लाइब्रेरीज में। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। तो इसमें जो जो टर्म, जैसे एक क्वेश्चन आया था अभी, BT किसको शो करता है, ऐसे ही उस इसके अंदर और भी कुछ टर्म्स दे रखी हैं जो कि हर एक पे क्वेश्चन आया हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। BT होता है ब्रॉडर टर्म, NT होता है नैरोअर टर्म, RT होता है रिलेटेड टर्म, SA होता है सी ऑल्सो, और UF का मतलब है यूज्ड फॉर। ये सारे आपको पता होना चाहिए। BT ब्रॉडर टर्म, NT नैरोअर टर्म, RT रिलेटेड टर्म्स, SA सी ऑल्सो, और UF यूज्ड फॉर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, वैसे याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हेन डज सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग वाज पब्लिश्ड, फर्स्ट पब्लिश्ड, मतलब सीयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SLSH,
कब आया था ये? 1923 में, हमने अभी पढ़ा है। तो इसका आंसर होगा पहला। देखो कब आया था ये? 1923 में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग इज। ये शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, ये क्या है? कैसे कैसे पर नेचर में है? एनालिटिकल है, इनुमरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या क्लासिफाइड है? तो दोस्तों सोचिए आप कौन सा हो सकता है इसका आंसर। इसका आंसर है इनुमरेटिव। ये शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है, ये इनुमरेटिव इन नेचर है। ये एक इनुमरेटिव इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं नाम, बस उसमें से हमें चूज करना पड़ता है, इसलिए इसका इनुमरेटिव बोला जाता है। ठीक है, इसका आंसर इनुमरेटिव हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल से, जैसे कि आपको नाम है रोज़। रोज़ का मतलब होता है गुलाब का फूल, लेकिन हम इसको फ्लावर्स के अंडर ना लिख के इसको रोज़ अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से रोज़ की हेडिंग्स के अंदर ही रखेंगे। इसका ये कहने का मतलब है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का। देखिए, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही है। ये क्लास लंबी हो गई है क्योंकि 36 मिनट की क्लास हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए। अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है और बाकी और भी कुछ कई एग्ज़ाम है, जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम उसके लिए सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप हमें कोई टॉपिक बताएंगे तो हम उसके ऊपर भी स्पेशली लेके आ सकते हैं। नहीं, पीवाईक्यू की तो ये क्लास चलती रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को।